हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों चलिए फिर से आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एकदम आसानी से बहुत ही कम समय में सीखते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है आप लोग रेगुलरली पूरे वीडियो को देख रहे होंगे, मन से पूरा नोट्स बना रहे होंगे, है ना। और हम कर ही क्या सकते हैं, विश्वास ही कर सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं तो देख तो सकते नहीं कि आप लोगों का नोट्स क्या है, कैसे है। पर हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और मेरी पूरी बात को मानते होंगे और आप लोग पूरी मेहनत के साथ जो है सारा का सारा नोट्स और सब कुछ रिवाइज करते होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हेडिंग है, हाँ उससे पहले क्या, हेडिंग बताने से पहले तो हेडिंग तो ढूंढ लीजिए अपने बुक में, और बुक में ढूंढने से पहले बुक को लाना तो पड़ेगा ना। तो जाइए पहले एनसीईआरटी बुक लेकर आइए, नहीं लाए हैं तो जाइए जल्दी और उसके बाद ओपन करिए और देखने की कोशिश करिए वो हेडिंग कहां पर है। हेडिंग होगा आपके एनसीईआरटी बुक में बच्चों, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी ये हेडिंग देखेंगे आप लोगों को टीआरएनए के बाद जो हम कल की क्लास लिए हैं उसके जस्ट बाद वाली हेडिंग है ना। सीरियल से हम चल रहे हैं, इधर उधर कूद नहीं रहे हैं, आराम से एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या हमने बोला है कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि पिछली क्लास में बच्चों आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि जो टीआरएनए है, मतलब जो हमने पिछली क्लास में ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण वाली हेडिंग को पढ़ा है, और आपको उसमें याद भी होगा कि हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है टीआरएनए जो है हमारे एमआरएनए पर जुड़ता है और उसके लिए राइबोसोम किस प्रकार से हेल्प करता है और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए किस प्रकार से अमाइनो एसिड को लेकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है। तो वही चीज यहां पर है, सिमिलरली कह सकते हैं यहां पर कि ये जो हेडिंग है मैक्सिमम चीजें वहां से मिलती जुलती होंगी। क्या है कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मतलब ये टॉपिक ये कह रहा है कि जो जीन है वो कैसे व्यक्त होते हैं। ठीक है, जीन कैसे व्यक्त होते हैं, मतलब वो किस प्रकार से बनते हैं, एक्सप्रेस कैसे होते हैं जीन। तो जीन एक्सप्रेस करने की बात अगर हम कहें तो इससे पहले ही हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं स्थानांतरण के प्रोसेस से। मतलब यह जो डीएनए होता है, अच्छा डीएनए पे कोई जीन है, जैसे कोई सूचना है तो डीएनए पर लिखी हुई सूचना को, वो तो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, तो डीएनए तो डायरेक्टली उस सूचना को लेकर आता नहीं है, तो वो एमआरएनए के थ्रू उस सूचना को भेजता है। और एमआरएनए के थ्रू जो वो सूचना आती है तो उस पे टीआरएनए और राइबोसोम जुड़ जुड़ के जो है क्या करते हैं, उस पे प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और वही प्रोटीन बच्चों, वही प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, यानी एक नए लक्षण को प्रकट करता है जो भी जीव के अंदर होना है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये काम बहुत ही जटिल तरीके से होता है, इसके कई स्टेप है, मतलब जीन अभिव्यक्ति के कई स्टेप है। ठीक है, तो वो स्टेप यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा जटिल होता है, प्रो में भी होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है देखते हैं इसको। आपके एनसीईआरटी बुक में भी 3-4 पॉइंट लिखा होगा, आप लोगों ने ध्यान से देखेंगे, करके लिखा होगा उसमें लिखा होगा अनुलेखन स्तर। तो आप सभी लोगों को पता है बच्चों कि अनुलेखन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए, है ना। हाँ कुछ लोगों को तो याद है, बता रहे हैं। अनुलेखन का मतलब होता है कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण जब होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं, है ना। तो पहले प्रोसेस में क्या होता है कि अगर डीएनए पर लिखी हुई सूचना है तो उस डीएनए पर लिखी हुई सूचना को एमआरएनए पर क्या करना है, कोड करना है, उसी को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं बच्चों। उसके बाद दूसरा है संसाधन। हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, सुकेंद्र की कोशिका की, यानी यूकैरियोटिक सेल की बात करें अगर हम, तो यहां पर अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो ये संसाधन स्तर वहां पर नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों वहां पर एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होते, है ना। तो वहां पर संसाधन स्तर का कोई रोल नहीं है। अनुलेखन मतलब सबसे पहले क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए से एमआरएनए बनकर आता है, लेकिन रियलिटी में देखें बच्चों तो एमआरएनए बनता नहीं है। अनुलेखन जब होता है यानी कि डीएनए पर लिखी हुई सूचना से जब मतलब उसको एमआरएनए पर कोड किया जाता है तो उसमें एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं ना, पढ़े हैं ना हम लोग। तो जो ये एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं इसलिए उस एमआरएनए को एचएनआरएनए कहा जाता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, अब ये जो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है बच्चों, क्योंकि उसमें ऐसी भी कुछ
मतलब कुछ mRNA के ऐसे भी कुछ पार्ट है जहां पर कोई जीन नहीं है, तो उस इंट्रॉन वाले पार्ट को काट के निकाला जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि अनुलेखन स्तर के बाद जो एचएनआरएनए बनता है उसको संसाधन स्तर पे भेजते हैं, मतलब इंट्रॉन वाले पार्ट को काट काट के वहां से क्या करते हैं, निकाला जाता है बच्चों। उसके बाद जब निकाल लिया जाता है तो एक्सॉन को जोड़ के एमआरएनए का निर्माण करते हैं, सही है ना, एमआरएनए का निर्माण करते हैं। तो वो जो एमआरएनए बना है उस एमआरएनए पर, यानी यहां पर लिखा भी है कि जो एमआरएनए बनकर आता है जिसको दूत आरएनए भी कहते हैं, दूत क्यों कहेंगे, क्योंकि वो सूचना लेकर आ रहा है ना। जैसे कि आप लोगों ने पुरानी मूवी देखा होगा तो उसमें दूत होते हैं जो मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो हमारे सेल में भी दूत है। कौन दूत है, एमआरएनए दूत है, ठीक है, मैसेंजर है ना, इसकी इंग्लिश है मैसेंजर। तो ये जो दूत आरएनए होता है वो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में बाहर आता है। अब बात आती है बच्चों कि इंपॉर्टेंस की क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि संसाधन स्तर कहां होता है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, केंद्रक के अंदर होता है। यानी अनुलेखन भी यूकेरियोटिक सेल में केंद्रक के अंदर ही हो रहा है और संसाधन स्तर भी हो रहा है। अब जो एमआरएनए यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के बाद जब एमआरएनए बन जाता है, यानी हमारा कह सकते हैं एक्टिव एमआरएनए बन जाता है, तो वो एक्टिव एमआरएनए केंद्रक से निकल के कहां आता है, कोशिका द्रव्य में। मतलब कि जैसे ये सेल है और इस सेल में ये मतलब हमारा केंद्रक है, और इस केंद्रक में जब एमआरएनए बन जाता है तो एमआरएनए बन के कहां जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब कहां आएगा, कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। अब जब एक कोशिका द्रव्य में आ जाता है तो उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या होता है, स्थानांतरीय स्तर होता है। दैट मींस ट्रांसलेशन होता है बच्चों। ट्रांसलेशन सभी लोग जानते हैं ना, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, मतलब एमआरएनए पर लिखी हुई सूचना से क्या करना, अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन का निर्माण करना, और वही प्रोटीन हमारे जीन को एक्सप्रेस करेगा। समझ गए, यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन यूकेरियोटिक की कोशिका में कई स्टेप से गुजरता है। कई स्टेप बोले तो यहां पर देख सकते हैं, पहले अनुलेखन होगा, फिर संसाधन होगा, फिर एमआरएनए केंद्रक से बाहर आएगा और उस एमआरएनए पर क्या होगा, किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का। और वही प्रोटीन बच्चों क्या करता है, वही प्रोटीन हमारे जीन को एक्सप्रेस करता है, जो किसी एक लक्षण के लिए हो सकता है। क्योंकि हम सबको पता है कि हम सभी लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहे थे। कुछ बात समझ में आ रही, सिंगल सेल का मतलब कि जब स्पर्म सेल एग सेल को फर्टिलाइज करता है तो जो जाइगोट बनता है वो सिंगल ही सेल होता है, और उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी पूरी लाइफ क्या हो रही होती है, कोड हो रही होती है, और उससे प्रोटीन बना बना के एक एक लक्षण को प्रकट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो हमारे मतलब कि भ्रूण से ही वो काम स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक, अब एक नोट लिखा है, नोट तो है नहीं, एनसीईआरटी में एक पॉइंट मतलब इसको लिखा भी है कि जीन कोशिका में अभिव्यक्ति को होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है। यानी कि ये कह रहा है कि जीन जो है वो कोशिका के अंदर व्यक्त होकर, यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाकर क्या करता है, यानी जीन जो है वो कोशिका के अंदर अभिव्यक्त मतलब प्रोटीन बनाकर एक विशेष कार्य को करता है, एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को करता है। मतलब वो कार्य उसको करना है, एक अलग कार्य करता है। जैसे कार्य का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे हेयर काले हैं, काले दिख रहे हैं ना तो काले हैं, और किसी के भूरे हो सकते हैं, है ना, और किसी के लाल भी हो सकते हैं, किसी के नीले भी हो सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर, नीले लाल बाल नहीं देखे आप लोग, कुछ चपड़गंज घूम रहे होते हैं जिनके बाल नीले भी होते हैं और लाल भी होते हैं। तो बच्चों वो आर्टिफिशियली है, ठीक है, लाल और नीले बाल जो है वो नेचुरली नहीं है, जीन पर नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, भूरा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, तो उन चपड़गंजों की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमारे नेचुरली जीन के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो कि नेचर ने हमको दिया है, ब्लैक और ब्राउन, है ना, मैक्सिमम लोगों में देखा जा सकता है। और उसके साथ ही हमारी हाइट है, वो भी एक जीन है ना, वो भी जीन की अभिव्यक्ति हुई है, मतलब जीन प्रकट हुआ है, जिससे हमारी लाइट नहीं, हाइट हमारी इतनी हुई है। किसी की छोटी हो सकती है, किसी की और भी बड़ी हो सकती है ना। आइज का कलर कुछ लोगों में आप देखेंगे ब्राउन कलर का होता है, कुछ लोगों में जो है ब्लैक कलर होता है। उसके बाद फेस कट आपका और हमारा अलग अलग है ना, और हमें पता है कि आप बहुत प्यारे हैं। और उसके साथ ही किसी का मतलब बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल और एवरीथिंग्स कंट्रोल बाय जीन, यानी कि इन ह्यूमन बॉडी
नॉट से ह्यूमन बॉडी, इन ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं कि उनके बॉडी में, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी में कुछ भी हो रहा है बच्चों, तो वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। बात समझ में आ गई है ना? इसका एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, एग्जाम्पल दे रहा है, वो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं और आप समझ जाइए उस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है कि एक ई कोलाई बैक्टीरिया है। कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया, वो इसके बॉडी में, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया के बॉडी में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज यह एक एंजाइम है और यह एंजाइम का काम क्या है बच्चों? यह एंजाइम क्या काम करता है कि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज शुगर जानते हैं ना, दूध में होता है ना? लैक्टोज जो शुगर होता है, इस शुगर को यह एंजाइम क्या कर देता है? तोड़ देता है। किस में तोड़ेगा? किस में तोड़ेगा बताइए? ग्लैक्टोज में, और उसके साथ किस में? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ठीक है। यानी यहां पर फोकस रखिएगा बच्चों। ये कह रहा है कि इसका मतलब एक एग्जांपल दे रहा है जीन अभिव्यक्ति और नियमन का बैक्टीरिया के सेल में। कह रहा है कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके पास एक एंजाइम है। कौन सा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का काम क्या है कि जो मतलब लैक्टोज होता है, जो लैक्टोज शुगर होता है, इसका जल अपघटन कर लेता है। क्या कर लेता है? हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन करता है, जल अपघटन करता है बच्चों। कौन सा एंजाइम? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। इस लैक्टोज का क्या करता है? जल अपघटन करता है, मतलब वाटर ऐड करता है, जिससे लैक्टोज 2 मोनोमर में टूट जाता है, मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं, मोनोमर कर सकते हैं, उसमें विघटित हो जाता है, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है ना बच्चों। लैक्टोज शुगर क्या है? डाइसैकेराइड है, ठीक है। 2 शर्करा इसमें है और जैसे ही वाटर इसमें ऐड किया जाता है, वो ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में क्या हो जाता है? टूट जाता है। कब? यानी कि जब ई कोलाई को कौन मिल जाए? लैक्टोज मिल जाए। तो बच्चों देखा गया है, मतलब साइंटिस्टों ने देखा है कि जब ई कोलाई को लैक्टोज नहीं मिलता, ध्यान से फोकस रखिए, हमने क्या बोला? जब लैक्टोज ई कोलाई को क्या हो रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी कि इसको नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिलता है तो ई कोलाई के शरीर में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, यानी ई कोलाई के सेल में, शरीर बोलेंगे गलत हो जाएगा, ई कोलाई क्योंकि सिंगल सेल है तो सेल ही बोलेंगे इसको, ठीक है। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ग्लैक्टोसाइडेज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनता है बच्चों। देखिए फोकस रखिएगा, मतलब ये पॉइंट ये बता रहा है कि जब जीव को जरूरत होगी तभी वो अपने एंजाइम, अपने जीन को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है एक जीन है, क्योंकि डीएनए, उसके डीएनए पर वो जीन मौजूद है और उसके डीएनए पर मौजूद जीन से ही एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है कि ई कोलाई के पास एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी है उसके पास? कि उसके पास डीएनए में, उसके डीएनए में एक जीन बनता है और उस जीन पर कौन सा एंजाइम बनता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। तो मतलब जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके डीएनए में एक जीन है जिससे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण होता है। यह एंजाइम का काम है कि लैक्टोज का जल अपघटन करके ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देना, ठीक है। ये एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। और इसमें हमने क्या बताया कि जब लैक्टोज ई कोलाई को नहीं मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, जब लैक्टोज ई कोलाई को नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों, नहीं मिलेगा जब इसको, तो क्या होगा कि ई कोलाई के शरीर में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। फोकस करिए, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमने क्या बोला कि जब जो बैक्टीरिया है अगर उसको लैक्टोज शुगर नहीं मिला तो जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो अब क्या करेगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को नहीं बनाएगा बच्चों, ठीक है, नहीं बनाएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जब जीवों को जरूरत होती है तभी उसके शरीर में जीन रिप्रेजेंट होता है, मतलब जीन अभिव्यक्त होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। हमने क्या बोला कि जब जीवों के शरीर में किसी जीन
यानी पर्टिकुलर किसी जीन या किसी लक्षण की जरूरत होती है, तभी वो जीन क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, तभी वो जीन एक्सप्रेस होता है। बात समझ गए है ना? जब जरूरत होगी तभी, और जब नहीं जरूरत होगी, मतलब नहीं उसकी जरूरत होगी, तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। इसका मतलब यानी जब लैक्टोज होगा तभी ई कोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। ठीक है, लैक्टोज अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएगा, अगर लैक्टोज है तो ई कोलाई क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाएगा। इतनी बात समझ गए बच्चों? ये पॉइंट समझ गए ना? तो कल की क्लास में फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लैक ओपेरान, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अभी पूरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग बाय बाय बोलने सोच रहे हैं बाय बोलने के लिए, तो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। बता रहे हैं कि जो इसके बारे में, यानी कि लैक ओपेरान मतलब कि लैक्टोज कैसे टूटता है ई कोलाई में, मतलब उसका जल अपघटन कैसे होता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब नहीं बनता, कब बनता है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके मोनोमर हैं, मतलब उसकी जीन की कुछ इकाई होती हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। यानी कि जो ई कोलाई है, इसके डीएनए की बात कर रहे हैं, ई कोलाई के डीएनए में, यानी डीएनए पर जो है कुछ पार्ट होते हैं, जैसे प्रमोटर की बात करेंगे। प्रमोटर होता है, ठीक है, जहां से जीन बनना स्टार्ट होगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज यहां से काम करना स्टार्ट करेगा। और उसके बाद इनहिबिटर होता है, ठीक है, इनहिबिटर होता है, यह एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, इनहिबिटर होता है। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करेंगे तो इसमें ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है। और उसके बाद लास्ट में होता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है बच्चों, यानी ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो ई कोलाई है उसके डीएनए पर कौन कौन से इकाई होती है जिसके द्वारा उसके डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो यहां पर देख सकते हैं उसमें उसके डीएनए पर ई कोलाई के प्रमोटर होता है, इनहिबिटर होता है, ऑपरेटर होता है, और इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन होता है जो कि उसके जीन का नियमन करता है, मतलब उसका जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लैक ओपेरान देखना मत भूलिएगा वीडियो को। और मिलेंगे हम कल की क्लास में फिर से, और चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले क्वेश्चन तो बनता है ना, क्वेश्चन तो बनता है। आप हमें बताइएगा पॉलीपोलाइडी कंडीशन क्या है, पॉलीपोलाइडी किसे कहते हैं, और उसके बाद नल सोमी किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आप हमें बताएंगे कि सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी होती है वो किस क्रोमोसोम पर होती है ना, सिकल सेल एनीमिया किस क्रोमोसोम पर होती है। और एक और क्वेश्चन है ना, आलस नहीं, ठीक है, आलस नहीं, आप हमें बताएंगे कि जो थैलेसेमिया है वो किस क्रोमोसोम पर होती है, थैलेसेमिया ए बताइएगा, ठीक है, थैलेसेमिया ए जो होता है वो किस क्रोमोसोम पर होता है। ये 4 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझको। और चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। चले, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।